सो वेलकम टू मैकेनिकल गेट जोन। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ फॉर गेट एंड डीएससी एग्जामिनेशन। माय डियर, अब तक हम लोग 5 लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने फर्स्ट चैप्टर को भी ख़त्म किया जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात की। आई होप आपको वो सारे लेक्चर्स समझ में आए होंगे। उसके बाद वो लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे और शायद ही आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस हुई होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर और अ न्यू चैप्टर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज़ प्रेशर मेजरमेंट एंड मैनोमेट्री। ऑल राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इसको, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ के साथ आपके कोर्स के लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अ न्यू यूनिट, दैट इज़ प्रेशर मेजरमेंट एंड मैनोमेट्री। So we are starting the next lecture, the next chapter, pressure measurement and मैनोमेट्री। एक्चुअल में ये दोनों जो नेम मैंने लिखे हैं ये ज़्यादा डिफ़र नहीं है, एक ही बात है, या तो प्रेशर मेजरमेंट बोल दो या मैनोमेट्री बोल दो। ओके, सो मैनोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द प्रेशर मेजरमेंट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ प्रेशर। ठीक है, हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में ये है प्रेशर, ये है प्रेशर, लेकिन प्रेशर का साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है अपने सब्जेक्ट के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास, देखिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक वॉल है। ठीक है, एंड वॉल क्या मैं कंसीडर कर देता हूँ कि एक हमारे पास क्या है, चैम्बर है। ठीक है, ये हमारे पास एक चैम्बर है। देखिए इस तरीके से, कहाँ गायब हो गया अभी, ये देखो। ठीक, इस तरीके से एक हमारे पास चैम्बर था और इस चैम्बर के अंदर लेटस से कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, कोई गैस इस चैम्बर के अंदर फिल्ड है, तो मैं उस गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दिखा देता हूँ। मान लो कुछ इस तरीके से इस गैस के मॉलिक्यूल्स इस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है ये गैस जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से ऊपर होगी, तो इसके अंदर आपको रेंडमनेस देखने को मिलेगी इसके मॉलिक्यूल्स में। मीन्स इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन वगैरह हो रहे होंगे। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है जब ये मॉलिक्यूल्स के अंदर रेंडमनेस है, मतलब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे पास चैम्बर की वॉल है, वॉल ऑफ चैम्बर। ठीक है, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल को आप उठा के देखो, कंसीडर करते हैं कि हम इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर रैंडम मोशन होगा। मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये मॉलिक्यूल इस वॉल से जाके टकराया और टकरा करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वापस चला गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराया और टकरा करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वापस चला गया। कहने का मतलब ये है कि इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हुआ। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी का वेक्टर चेंज हुआ। इस मॉलिक्यूल का कुछ ना पर्टिकुलर मास होगा और इसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। लेटेस्ट से कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी थी वी आई और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी वेक्टर हो गया वी एफ।
जाहिर सी बात है कोलिजन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब वेलोसिटी वेक्टर में चेंज आया, मतलब कुल मिला करके इसका मोमेंटम चेंज हुआ। और ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है माय डियर, ये हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। और मैकेनिक्स के लेक्चर से आपको ये बात बिल्कुल पता चल गई होगी अब तक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ नथिंग बट द फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ नथिंग बट द फोर्स। तो माय डियर, किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस गैस के मॉलिक्यूल की, तो इस गैस के मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ तो इस गैस के मॉलिक्यूल पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। अब वो एक्सटर्नल फोर्स इस वॉल ने लगाया है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, इस वॉल ने लगाया है इस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इस वॉल ने इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का, इस गैसियस मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एट द इंस्टेंट जैसे ही वॉल ने इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाया होगा, एट द सेम इंस्टेंट इस मॉलिक्यूल ने इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाया होगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एट द सेम इंस्टेंट। ये सारी बातें मैकेनिक्स के लेक्चर में बताई गई हैं, वहाँ पे जाके पढ़िए। तो जैसे ही इस वॉल ने इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाया, एट द सेम इंस्टेंट ये मॉलिक्यूल इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, और यही फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट, यही फोर्स जो इस मॉलिक्यूल ने इस वॉल के ऊपर लगाया है, उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वॉल पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है माय डियर। सो physically if we talk about pressure, pressure is created by due to the striking of molecules over a surface. So due to the striking there will be a change in momentum, and due to this change in momentum a force is applied on the gas molecule. In the reaction the molecule applies force to the wall at the same instant. So that force, the component of that force perpendicular to the wall per unit area is known as pressure. Clear? So mathematically if we define pressure, my dear friends, observe here, if we define pressure mathematically, so we write pressure as normal force divided by the area. So this is the mathematical expression for writing pressure. And if we talk about the units of pressure, then you know the force is measured in Newton and area is measured as Newton per meter square. So this Newton per meter square is the SI unit of pressure, which is also known as Pascal. Clear? So mathematically pressure is represented as a normal force per unit area. Its SI unit is Newton per meter square or Pascal. Physically pressure is created due to the striking of molecules over the surface. So due to the striking, the surface applies force on the gas molecule, due to which its momentum changes, and at the same instant the gas molecule applies force on the surface. So that force perpendicular to the surface and per unit area is known as pressure. So you know the pressure is compressive in nature. So this pressure is compressive in nature. ये जो प्रेशर होता है ये होता है कंप्रेसिव इन नेचर। कैसे होता है कंप्रेसिव? आप देखो ना, ये मॉलिक्यूल, इस वॉल ने इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाया, तो उसी इंस्टेंट पे इस मॉलिक्यूल ने इस वॉल पे फोर्स लगाया। तो इस वॉल पे फोर्स कैसे लगाया होगा माय डियर? ऐसे तो ही लगाया होगा। तो ये क्या कर रहा है? इस वॉल को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और यही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। सो प्रेशर इज कंप्रेसिव इन नेचर, एंड ऑल्सो
दिस प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा प्रेशर का जनरल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में। प्रेशर की यूनिट्स कैसी होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। बहुत सारे स्टेट लेवल पे एग्जामिनेशंस में ये सब पूछ लिया जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले पहली यूनिट की अगर हम बात करते हैं, डेट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ नथिंग, इट इज़ also known as Pascal. Clear? Next important unit is 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या है, 9.81 न्यूटन। 1 kg करस्पॉन्डिंग मास के 1 kg मास के करस्पॉन्डिंग जो वेट एग्जर्ट होता है वही होता है 1 किलोग्राम फोर्स। So it will equal to the acceleration due to gravity itself, that is 9.81 Newton. Now we are going to convert this centimeter into meter, so we are getting 10 raised to the power minus 4 meter square. ठीक है, so हम यहाँ पे लिख सकते हैं that is 1 kgf per centimeter square is equals to 9.81 into 10 raised to the power 4 पास्कल्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट और होती है डेट इज बार। सो 1 बार में होते हैं 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल्स या फिर 0.1 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल जानते हो क्या होता है, 10 की पावर 6 पास्कल। ये सब आपको पता होगा, बच्चों वाली बातें हैं। एक यूनिट और होती है माय डियर, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर। तो ये जो टॉर होता है ये होता है द प्रेशर हेड करस्पॉन्डिंग टू 1 mm ऑफ Hg। ये प्रेशर हेड क्या होता है, 1 mm ऑफ Hg के टर्म्स में क्यों लिखा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम इस यूनिट के अंदर आगे जाएंगे। ठीक है जी। एक यूनिट और होती है जो कि हमारे इंडिया में यूज़ नहीं की जाती, बेसिकली अदर कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है, और वो यूनिट है डेट इज़ 1 lbf पर इंच स्क्वायर। 1 lbf पर इंच स्क्वायर, और उसके करस्पॉन्डिंग होते हैं 6,888.105 पास्कल्स। तो ये जो यूनिट है ना, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से PSI करके। ये होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। सो बेसिकली जब आप फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, है ना, पेट्रोल स्टेशन पे जब जाते हैं पेट्रोल भरवाने, साथ में कार के जो टायर्स हैं उसके अंदर एयर प्रेशर जो चेक करते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो किससे यूज़ करते हैं, एक गेज होता है उनके पास, प्रेशर गेज। तो वहाँ पे जो प्रेशर गेज के अंदर रीडिंग आती है वो PSI में आती है, क्योंकि उनका प्रेशर गेज इसी यूनिट पे कैलिब्रेटेड रहता है। ठीक, तो इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाती हैं क्या, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। प्रेशर कितने तरीके का होता है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P
और सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ATM, डेट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअल में जैसे ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ, और इस अर्थ का अप टू सर्टेन मेरे को वैल्यू तो नहीं याद है, फ्यू थाउजेंड्स किलोमीटर के आसपास इस अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर क्या, इन्वायरमेंटल एयर लेटेस्ट से इसको कह देते हैं, इन्वायरमेंटल एयर, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल एयर जो होती है, ये किसी सरफेस पे नॉर्मल डायरेक्शन में पर मीटर स्क्वायर कितना फोर्स लगाती है, इसी को कहा जाता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इन्वायरमेंटल एयर और द मास इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर कैसे बनता है इसकी स्टडी हम लोग करेंगे जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसके अंदर ही, जब मैनोमीटर्स के बारे में बात करेंगे उससे पहले बताएंगे बैरोमीटर के बारे में। तो ये हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एनवायरमेंटल एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट नोन एज बैरोमीटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, डेट इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P और सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं क्या, गेज। तो गेज प्रेशर की यहाँ पे हम बात करते हैं। जितने भी प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र किए जाते हैं वो कहलाते हैं क्या, गेज प्रेशर, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या, गेज प्रेशर। So all those atmospheres which are, sorry, all those pressures which are measured with respect to atmospheric pressure are known as gauge pressure. एक्चुअल में हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने क्या एक स्टडी की और स्टडी में ये पाया कि जब भी किसी चीज़ का प्रेशर वो अर्थ की सरफेस पे मेज़र कर रहे हैं तो हर जगह वहाँ पर उनको एक कांस्टेंट प्रेशर, डेट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी रीडिंग में शामिल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये प्रेशर एज अ कांस्टेंट हर प्रेशर रीडिंग में शामिल हो रहा है तो क्यों ना इसका ही हम रेफरेंस लेकर के हम प्रेशर मेज़र करें। तो वो जो प्रेशर कहलाता है वो कहलाता है क्या, गेज प्रेशर, ठीक है। जब हमारा रेफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो जो भी प्रेशर मेज़र हम करते हैं वो कहलाता है गेज प्रेशर। सो रेफरेंस को हम क्या ट्रीट करते हैं, एज अ ज़ीरो। सो व्हेन वी आर टॉक अबाउट द गेज प्रेशर देन वी विल टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी ज़ीरो, atmospheric pressure to be zero. Clear? So this gauge pressure can be positive or negative. It can be positive or negative. अगर आपका किसी सर्टेन प्लेस पे अगर आपका गेज प्रेशर किसी सर्टेन प्लेस पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है माय डियर कि उसका एब्सोल्यूट, अभी हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर की, उसका एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। और अगर किसी जगह आपका किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर नेगेटिव है, गेज प्रेशर अगर नेगेटिव है तो ये बताता है कि उस जगह पे आपका एब्सोल्यूट प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है,
जितने भी प्रेशर हम लोग ज़ीरो प्रेशर लाइन से मेज़र करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। उसे हम लोग कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शामिल होता है और साथ में गेज प्रेशर भी शामिल होता है। कैसे होता है वो अभी हम यहाँ पे आपको बताते हैं, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा। ठीक है जी। देखो मैं यहाँ पे एक थोड़ा चार्ट बना के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर शायद आपको समझ में आए। यहाँ देखना, मैं जो यहाँ पे बोलूँ उसको सुनो। ठीक, मैं अब यहाँ पे एक आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए ये वाली जो लाइन है इसको मैं बोलता हूँ क्या? ज़ीरो प्रेशर लाइन। ये लाइन हमारी क्या हुई? ज़ीरो प्रेशर लाइन। और ये वाली जो लाइन है ये है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करती हुई लाइन। मतलब अगर हम इस लाइन को रेफरेंस लेकर के प्रेशर मेज़रमेंट करें तो जो प्रेशर मेज़र होगा वो होगा गेज प्रेशर। और अगर हम ज़ीरो प्रेशर लाइन को रेफरेंस लेकर के प्रेशर मेज़रमेंट करें तो वो प्रेशर होगा क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 1.013 1.01325 बार, या फिर 101.325 किलो पास्कल हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। तो मैं इसको 101.325 किलो पास्कल भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर जगह पे लेट अस से कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसका अगर हमने प्रेशर मेज़र किया, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं, तो वो जो प्रेशर आया वो आया लेट अस से 2.01325 बार, लेट अस से 3.01325 बार। ये हमारा प्रेशर आया इस ऑब्जेक्ट ए का जब हमने मेज़र किया, और ये जो प्रेशर आया था ये था एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जाहिर सी बात है माय डियर, इसको मेज़र किया होगा रेफरेंस मान करके ज़ीरो प्रेशर लाइन को। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये प्रेशर को मार्क करके दिखाऊं तो लेट अस से कि ये हमारे पास क्या है? वो प्रेशर है। ठीक है, ज़ीरो प्रेशर लाइन को मैंने क्या लिया है? रेफरेंस लिया है। तो ये हमारे पास लोकेशन ए है, उसका प्रेशर जो होगा ज़ीरो प्रेशर लाइन से जब हम मेज़र करेंगे तो ये प्रेशर माय डियर 3.0125 बार के करेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है जी। इस तरीके से अगर हम रेफरेंस मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और फिर अगर हम प्रेशर मेज़र करते हैं ए पॉइंट का, तो यहाँ से देखो इस तरीके से हमने इसका मेज़रमेंट किया टेकिंग रेफरेंस एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो खुद 1.01325 बार है और ये इसका एब्सोल्यूट प्रेशर 3.0125 बार है। तो अगर हम इसके गेज की बात करेंगे, गेज प्रेशर की, तो वो आएगा हमारे पास 2 बार। ठीक है, 2 बार। समझ में आया? तो ये प्रेशर और ये प्रेशर अलग अलग नहीं है, ये दोनों प्रेशर सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इनको नापने का तरीका अलग है। अगर हम ज़ीरो प्रेशर लाइन से मेज़र करते हैं तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर,
जिसमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शामिल रहता है, ठीक है। और अगर हम रेफरेंस मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आता है वो आता है गेज प्रेशर, और वो कितना आया 2 बार, क्योंकि इतने में से इतने की हमने सब्ट्रैक्शन कर दी, ठीक है। तो ये आया हमारे पास क्या, गेज प्रेशर। अब जाहिर सी बात है माय डियर, ये देखो गेज प्रेशर 2 बार आया है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था कि जब एब्सोल्यूट, देखो अगर गेज प्रेशर पॉजिटिव है, अगर गेज प्रेशर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, दिस एब्सोल्यूट प्रेशर इज ग्रेटर देन दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माय डियर, ठीक है। तो इस बात को आप समझो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ देखना, देखिए ये तो हुई इस तरीके से बात। अगर हम बात करते हैं किसी दूसरी जगह हमने जब प्रेशर मेज़र किया, किसी दूसरी जगह जब हमने प्रेशर मेज़र किया, तो मान लो जो एब्सोल्यूट प्रेशर आया वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आया, मतलब कहीं जब हम उसका प्रेशर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो मान लो कहीं इतना यहाँ पे आया, तो ये एक लोकेशन थी बी की, जो कि यहाँ पे जब हम ज़ीरो प्रेशर लाइन को रेफरेंस मान करके प्लॉट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये बता रही है क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ बी। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान करके प्रेशर मेज़र करेंगे, तो गेज प्रेशर जो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा बी का, वो आएगा लेस देन ज़ीरो, डैट इज़ नेगेटिव। सो एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी आपका किसी लोकेशन पे प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तब हम उसको बोलते हैं नेगेटिव गेज, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैक्यूम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैक्यूम। क्लियर। तो एक जनरलाइज्ड मैं यहाँ पे लॉ अगर बना दूँ तो क्या हो जाएगा, that is absolute pressure is equals to atmospheric pressure plus gauge pressure. Absolute pressure is equals to atmospheric pressure plus gauge pressure. अब यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना कि ये जो गेज प्रेशर है, ये गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये गेज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है। तो कंसीडर इसको जो करना है, कंसीडर इट विद साइंस, जो करस्पॉन्डिंग साइन आएंगे वो पुट करके आपको यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी होंगी। और एक बात का ध्यान रखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हमेशा 101.325 किलो पास्कल नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी आप मेज़र करेंगे, जब भी आप प्रेशर मेज़रमेंट की कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस बात को आप यहाँ पे समझें। सो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ऑलवेज डू कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। So always do the calculation on the basis of local atmospheric pressure. अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल करवाने जाता हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि मैं अब तक क्या क्या बोल गया।
गेट का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक न्यूमेरिकल के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास एक चैम्बर है, ये गेट में ही आया हुआ एक क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चैम्बर के अंदर दो ब्लॉक में इसको बांट दिया, ठीक है। एक चैम्बर के दो कंपार्टमेंट हमने यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जो कि जाहिर सी बात है गेज प्रेशर रीड करेगा, एंड लेट अस से दिस इज G1, क्लियर। एक दूसरा गेज यहाँ पे लगा हुआ है, जो दूसरा गेज लगा हुआ है वो लगा हुआ है यहाँ पर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज G2। इस बॉक्स के बाहर जो सराउंडिंग है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, कितना गिवन है, 1.01 बार। साथ ही ये भी गिवन है कि गेज प्रेशर 1 की जो रीडिंग है वो है 5 बार, और गेज प्रेशर 2 की जो रीडिंग है वो है 1 बार। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लेफ्ट वाला चेम्बर है डेट इज़ दिस वन, उसका प्रेशर P से इंडिकेट किया हुआ है, तो उस P का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान रखें, एक फॉर्मूला यहाँ आपको बना करके दे दिया है ये वाला, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अब देखें कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक बात बताएं कि अगर आप इसका प्रेशर, इसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है डेट इज़ P का वैल्यू जब आपको फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, जब भी एब्सोल्यूट प्रेशर जब आपको फाइंड करना होगा, तब मैंने आपको बताया है कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में गेज प्रेशर की ज़रूरत यहाँ पे आपको पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमको P का मेज़र करना है, तो इस P के करस्पॉन्डिंग जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन गेज प्रेशर जो है डेट इज़ ये Pg1 जो इसको मेज़र कर रहा है उसकी रीडिंग हमको दी हुई है। अब ये जो Pg1 है डेट इज़ ये वाला जो गेज G1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एटमॉस्फेयर है माय डियर वो है ये, और वो वही इसका लोकल एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है ना। इस P का लोकल एटमॉस्फेयर ये होगा जहाँ पे ये गेज इस पर लगा करके मेज़र कर रहे हैं। जिस जगह गेज लगा हुआ है उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो होता है लोकल एटमॉस्फेयर। अब उस लोकल एटमॉस्फेयर प्रेशर कितनी वैल्यू है वो हमको यहाँ पे नहीं पता, तो लेट अस से कि हमने इसको कह दिया कि ये जो वैल्यू है ये है P डैश, इसको हमने कह दिया P डैश, ठीक है जी। ये बात हमारे यहाँ पे तो कोई हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में। सपोज करो ये जो गेज है डेट इज़ G2, ये किसकी रीडिंग मेज़र कर रहा है, इस P डैश की मेज़र कर रहा है। तो अगर मैं P डैश को एब्सोल्यूट प्रेशर की तरह ट्रीट करता हूँ, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा ये हो जाएगा कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब P डैश को जो मेज़र कर रहा है वो है गेज G2, तो उसके करस्पॉन्डिंग का प्रेशर हो जाएगा Pg2। अब ये जो Pg2 है इसके आसपास जो एयर है उसका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डेट इज़ 1.01, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.01। Pg2 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है डेट इज़ 1 बार, तो जाहिर सी बात है P डैश जो होगा ये हो जाएगा 1.01 प्लस 1 डेट इज़ 2.01 बार। अब ये P डैश का वैल्यू हमको यहाँ मिल गया है, तो इसको ले जा करके इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से P का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 2.01 प्लस Pg1 डेट इज़ 5, सो ये हमारे पास आ गया 7.01 बार। कुल मिलाकर के बात ये है
मैंने आपको समझाया है इस लाइन का मतलब। ऑलवेज डू कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते तो वो क्या कर देते, फॉर्मूला सबको याद होता है, डेट इज एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, वो लिख देते ये वाला। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01, ये हो जाता 1.01। गेज प्रेशर वो लगा देता है ये G1 वाला, ये कर देता 1, और आंसर आ जाता उसका 2.01 बार, और ये उसकी G1 की आखिरी भूल होती, क्योंकि ये है गलत। ये गलत क्यों है? क्योंकि लाख बार यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ, ऑलवेज डू कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब P को मेज़र कर रहे हो एब्सोल्यूट मानते हुए, तो उसका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये वाला बॉक्स का प्रेशर, ठीक है। अब ये गिवन नहीं है, तो जब इसको मेज़र करोगे एब्सोल्यूट मान करके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो गेज है वो G2 है, और वो G2 इस एटमॉस्फेयर में है जिसका प्रेशर है 1.01। तो इस वाले बॉक्स के प्रेशर के लिए इसका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, और इस वाले बॉक्स के लिए इसका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये वाला। समझ में आया? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7.01 बार। ऑप्शन में ये भी गिवन था, मजे की बात तो ये भी है। क्लियर है? माय डियर, यहाँ पे एक बात को समझो, और वो बात ये है कि अगर ये G2 वाला गेज, अगर ये G2 वाला गेज यहाँ ना लग करके अगर मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं G2 वाला गेज यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा दूँ, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये P हमको मेज़र करना है, तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको नहीं पता, लेकिन जो गेज इसको मेज़र कर रहा है वो है G2, तो उसकी रीडिंग हो जाती है Pg2। ये Pg2 बाहर लगा हुआ है जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लोकल वाला 1.01, ठीक है। तो गेज प्रेशर की रीडिंग कितनी है माय डियर? 1 बार। तो ये निकल करके आ जाता 2.01 बार। मतलब ये वाला आंसर तब सही होता जब गेज G2 यहाँ लगा होता। अगर गेज G2 यहाँ लगा हुआ है तब इसका आंसर 7.01 बार है। बोलो हाँ, ठीक है। इसी को समझने के लिए हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसी को समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है नीचे जो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ही है, देखो कैसे क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। एक समुद्र है, समुद्र, ठीक है, समुद्र जानते हो ना, ओशियन। ये देखो, जिसका मैंने फ्री सरफेस दिखाया है, और इस समुद्र की फ्री सरफेस पे ये जो करस्पॉन्डिंग एयर है, डेट इज़ अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, डेट इज़ PATM, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, डेट इज़ 100 किलो पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को, कि ये समुद्र हमने बना दिया, बहुत ही गहरा समुद्र हमने बनाया है, ठीक है। ये समुद्र हमने यहाँ पे बना दिया, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये देखो, अब इस समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई पर, इस समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और उस बॉक्स में एक प्रेशर गेज भी लगा हुआ है। लेट अस से दिस इज द बॉक्स A, जिसमें कि प्रेशर गेज रखा हुआ है। कहाँ गया भाई? क्या हो गया इसको?
अब यहाँ पे बात गौर करने वाली ये है कि ये जो प्रेशर गेज रखा हुआ है इसकी रीडिंग जो है वो है 225 किलो पास्कल। ठीक है, 225 किलो पास्कल। तो ये कह रहे हैं कि इस बॉक्स में जो कुछ भी भरा हो उसका जो गेज प्रेशर है वो 225 किलो पास्कल है। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसका एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, P एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, वो इसको तुरंत कर देगा। और कैसे करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेगा 100 किलो पास्कल, गेज प्रेशर ले लेगा 225 किलो पास्कल, आंसर आ जाएगा 325 किलो पास्कल। ठीक है ना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है ये गलत है, क्योंकि मेज़रमेंट हमेशा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग होती है। जहाँ पे गेज रखा हुआ है, जहाँ पे गेज रखा हुआ है उसके आसपास का क्या प्रेशर है वो होता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो है जो अर्थ ने इसकी फ्री सरफेस पे लगाया है, इस बात को समझो। इसके ऊपर जो अर्थ के ऊपर एयर होगी उसने जो इसकी फ्री सरफेस पे प्रेशर लगाया है वो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला। लेकिन जो ये गेज अटैच है वो अर्थ से 200 मीटर की गहराई के नीचे जाकर के अटैच है। समझ में आ रही बात? तो इस बात को समझिए। तो यहाँ पे जब एब्सोल्यूट प्रेशर को कंसीडर करेंगे तो हमको एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर चाहिए होगा वो लोकल वाला चाहिए होगा, और साथ में हमको गेज प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। अब लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे 200 मीटर की गहराई पे समुद्र के अंदर कितना प्रेशर है। तो हम जब बात करते हैं तो समझिए, जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ए पॉइंट का वो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ तक तो एयर ख़त्म हो गई, ठीक है, ये हमारा फ्री सरफेस है और एयर ने इसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट किया ये 100 किलो पास्कल का किया। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ए पॉइंट का वो होगा कितना? ये 100, तो 100 किलो पास्कल लिख गया। साथ में द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ये हम अभी आगे पढ़ाएंगे, वो होता है कितना? रो जी एच। और ये भी किस में होना चाहिए? किलो पास्कल में, क्योंकि ये भी किलो पास्कल में है। क्वेश्चन में जो समुद्र है उसका डेंसिटी गिवन है, डेट इज़ 1050। तो रो जी एच का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा कितना? 1050 इंटू जी का वैल्यू 9.81, एच का वैल्यू 200, और किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आसान बनाने के लिए इसको 10 ले लो, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं है कुछ तो अपने हिसाब से ले लो। तो देखो ये 1000 कट हो जाएंगे, तो ये मिला करके आएगा कितना आएगा भैया? ये निकल करके आ जाएगा हमारे पास 2100 किलो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा डेट इज लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस बॉक्स के चारों तरफ जो होगा वो होगा PATM प्लस रो जी एच। PATM 100 है और ये हो जाएगा 2100, तो ये निकल करके आ जाएगा 2200 किलो पास्कल। ठीक है, 2200 किलो पास्कल। अब अगर एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए ए का, तो ये हो जाएगा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेट इज़ 2200 किलो पास्कल प्लस गेज प्रेशर डेट इज़ 225 किलो पास्कल। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2425 किलो पास्कल। ठीक है जी।
तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इस पॉइंट को अपने खून में घुसा लो, इस पॉइंट को, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ऑलवेज डू कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे, और जब हम आगे बात करेंगे तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर, और उस टॉपिक का नाम है क्या, पास्कल्स लॉ। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो पास्कल्स लॉ की बेसिकली 3 तरीके से डेफिनेशन दी गई है लिटरेचर बुक्स में, तो हम तीनों को देखते हैं क्या होता है। इन अ स्टैटिक फ्लूइड, pressure at any point, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं यार, इसको लिखते हैं इस तरीके से, द प्रेशर एट एनी पॉइंट, the magnitude of pressure at any point in static fluid, the magnitude of pressure at any point in static fluid is same in all the directions। ये है हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन क्या है, इन स्टैटिक फ्लूइड the pressure is independent of the orientation। तीसरा है डेफिनेशन क्या, प्रेशर applied at any point in static fluid gets transmitted equally throughout the fluid, ये 3 डेफिनेशन हैं। मतलब ये जो पास्कल्स लॉ है, इन 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तीनों डेफिनेशन को पढ़िए। यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी तीनों डेफिनेशन में, डेट इज स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, तो स्टैटिक फ्लूइड यहाँ पे जो वर्ड है कॉमन है तीनों डेफिनेशन में, मतलब पास्कल्स लॉ की वैलिडिटी है इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड्स। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ को समझने के लिए, हम इन तीनों पॉइंट्स को समझने के लिए हम सिचुएशन को कंसीडर करेंगे। पहली दो जो कंडीशंस हैं, पहली जो दो डेफिनेशन हैं, इनकी डेफिनेशन हम लोग मैथमेटिकली देंगे, और
जो तीसरी डेफिनेशन है उसका एक फिजिकल एग्जाम्पल के थ्रू पास्कल्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं पास्कल्स लॉ का एनालिसिस मैथमेटिकली, जिससे कि हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं, डेट इज़ दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्लियर होंगे। कैसे क्लियर होंगे यहाँ देखते हैं। कंसीडर करो कि ये हमारे पास क्या है माय डियर, एक टैंक है। ठीक है, इस तरीके से। और इस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है। देखो इस तरीके से इस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो टैंक है ये रेस्ट की कंडीशन पे है, मतलब जो उसके अंदर फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में है। इस टैंक के अंदर कोई सा भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो और उस पॉइंट को जूम इन करते हैं उठा करके यहाँ पे, और ये जब हमने पॉइंट जो छोटा सा, बहुत छोटा सा पॉइंट था, इसको जूम करके जब हमने देखा तो हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, इसको एज अ फ्लूइड एलिमेंट ऑफ वेज शेप। वेज शेप यानी कि इस तरीके का एक फ्लूइड एलिमेंट, लाइक दिस। ठीक है, तो लेट अस से कि ये एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है। तो इस फ्लूइड एलिमेंट पे इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा होगा वो होगा लेट अस से Px, और इस डायरेक्शन, इस वाली फेस पे जो फ्लूइड का प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा होगा लेट अस से Py। और ये वाला जो फेस है इसका, वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और इस फेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा होगा लेट अस से Pn। ठीक है, Pn। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हमने यहाँ पे इसको ट्रायंगुलर शेप का, मतलब वेज शेप का ही एलिमेंट क्यों कंसीडर किया, क्यूबॉइडल शेप का कर लेते। देखो वो इसलिए किया है ताकि हमारी एक फेस इंक्लाइंड हो जाए एट ए गिवन एंगल थीटा, ताकि, क्योंकि हमको भाई ये सेकंड वाला पॉइंट भी तो प्रूफ करना है, डेट इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन होगा, मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात प्रूफ करनी है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कंसीडर किया है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको एज अ 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। तो देखो हम यहाँ पे इसका 3D रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो ये है हमारे पास ठीक, तो ये हो गया हमारे पास डेट इज़ y, और ये हो गया हमारे पास डेट इज़ x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेज शेप एलिमेंट को इस के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे, यहाँ देखते जाओ बस। ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अंदर की तरफ डॉटेड लाइन से अगर मैं दिखाऊं इस तरीके से,
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम्म 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 हम्म, इस तरीके से यहाँ पे हमने कंसीडर किया और इसको हम यहाँ तक लेके आए ऐसे। ठीक है जी, ये हमारे के पास क्या है, फ्लूइड एलिमेंट है जो हमने कंसीडर किया है इस तरीके से 3D शेप में। सॉरी, ये देखिए स्केल का काम पूरा हो गया तो इसको हटा देते हैं। किसी ये जो एंगल है डेट इज थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया है इस वाले डायग्राम में। लेट अस से कि ये जो साइड है ये है dx लेंथ की, बहुत छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है। ये वाली जो साइड है ये है dy लेंथ की, ये वाली जो साइड है ये है dz लेंथ की। ठीक है, इस फ्लूइड का कुछ वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर, क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि नीचे वाली फेस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा था नॉर्मल डायरेक्शन में वो कितना था, Py, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्ट कर रहा था वो कितना था, Px, और इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था प्रेशर वो कर रहा था क्या, Pn। अब एक बात को यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जाहिर सी बात है प्रेशर में अगर हम लोग एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं, जितने एरिया पे वो प्रेशर लग रहा है तो उतने एरिया पे हमको नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं नीचे वाले फेस की जो कि है ये वाला फेस जो है ये वाला, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो लगेगा इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर इनटू दिस एरिया। सो दिस एरिया इज नथिंग बट dx इनटू dz। ठीक है, इसी तरीके से अगर वर्टिकल वाली फेस को देखो तो इस पर फोर्स लग रहा होगा प्रेशर इनटू दिस एरिया डेट इज dy इंटू dz। ठीक है, और इसी तरीके से इसके ऊपर अगर बात करते हो फोर्स की तो इस पर लगने वाला प्रेशर Pn और इसके करस्पॉन्डिंग का जो एरिया होगा उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो लेट अस से कि ये जो डिस्टेंस है ये है ds, तो ये वाला एरिया इनटू दिस प्रेशर डेट इज Pn इंटू dz इंटू ds। इस तरीके से माय डियर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, अगर आप ज्योमेट्री से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस Pn के दो कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं, एक कंपोनेंट तोड़ा जा सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट तोड़ा जा सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Pn इंटू dz ds, और ये हमारे पास आएगा cos थीटा। इसी तरीके से आ जाएगा हमारे पास Pn इंटू dz ds, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, sin थीटा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास निकल करके आई। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि ये जो डायमेंशंस हैं डेट इज़ कौन कौन सी डायमेंशंस, dx dy और ये जो ds हैं ये हैं बहुत छोटी, वेरी स्मॉलर। सो डेट हमने क्या कहा था कि हमने कहा था एक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट कंसीडर कर लो। हमने ये कहा था ना
कि इस स्टैटिक फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, और उस पॉइंट को जब मैग्नीफाई करके देखोगे तो वो आपको वेज शेप का मिलेगा। तो बच्चे बोले ऐसे कैसे? तो हमने कहा कि वो ऐसे कि अगर आप जो वेज है इसकी साइड dx dy ds को इतना छोटा कंसीडर करो कि ये जो वेज है ये श्रिंक हो करके एक पॉइंट की तरह ट्रीट हो, तो ऐसा हो सकता है। बोलो हाँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ की, तो किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, उसका मैग्नीट्यूड। जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड की, तो ये जो फ्लूइड है ये स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है, तो इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे लगने वाला ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है माय डियर कि उस बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्सेस भी क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। और ये बात हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ी थी। नहीं देखा है लेक्चर तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर देखिए, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, नई मैकेनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे देखिएगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है माय डियर, ये जो फोर्स है नेट फोर्स ये ज़ीरो होना चाहिए। अब फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो मतलब यहाँ पे हम डायरेक्शन जो है वो दो डायरेक्शन देख रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी ज़ीरो होना चाहिए और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं किसको? एक्स डायरेक्शन को। तो जब हम कंसीडर करते हैं नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी ज़ीरो, तो इसका क्या मतलब होता है इसको देखिए भाई। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, क्या हुआ ये? यस, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये फोर्स है डेट इज़ पी एक्स इंटू डी वाई डी जेड, और एक ये वाला फोर्स है डेट इज़ पी एन इंटू डी जेड डी एस साइन थीटा। और कोई फोर्स नहीं है जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा हो। तो हमने क्या किया भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इधर पे लगने वाला फोर्स पॉजिटिव और इधर पे लगने वाला फोर्स नेगेटिव, यही तो होता है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि पी एक्स इंटू डी वाई डी जेड माइनस पी एन इंटू डी जेड डी एस साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब हुआ कि पी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू पी एन इंटू डी जेड इंटू डी एस साइन थीटा मैंने एक साथ लिख लिया, डी एस साइन थीटा मैंने एक साथ लिख लिया। ये ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर करो तो वहाँ से आपको एक ज्योमेट्री से सिंपली ये पता लगाया जा सकता है कि डी एक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी एस कोस थीटा, और डी वाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी एस साइन थीटा। तो डी एस साइन थीटा को डी वाई लिखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है डी वाई कैन बी कैंसिल्ड विद दिस क्वांटिटी और डी जेड कैन बी कैंसिल्ड विद दिस डी जेड। तो यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि पी एक्स जो आया ये पी एन के बराबर आया, पी एक्स जो आया ये पी एन के बराबर आया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो की जब हम बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं माय डियर? एक फोर्स है ये वाला डेट इज़ पी वाई डी एक्स डी जेड, एक फोर्स है पी एन डी जेड डी एस कोस थीटा, और एक है इस फ्लूइड एलिमेंट का वेट। तो ये तीन फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं।
ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स क्या होंगे, नेगेटिव। सबसे पहले इसके वेट की बात कर लें अगर हम लोग यहाँ पे, तो वेट क्या होता है माय डियर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वॉल्यूम इज नथिंग but it is equal to the volume of this wedge only. So you can observe the volume of this wedge is equals to area of this triangle ABC into vertical depth, that is dz. तो हमने लिखा इसको हाफ dx dy into vertical depth, that is dz. तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझें कि dx dy dz बहुत ही छोटे हैं, तो इनका प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, वेट हमने क्या कर दिया, इसका निगलेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेट कैन बी ट्रीटेड एज ज़ीरो। तो बचे सिर्फ दो फोर्स, और वो जो दो फोर्सेस थे वो क्या क्या थे, यहाँ पे देखें। एक था पी वाई डी एक्स डी जेड, पी वाई डी एक्स डी जेड ऊपर की तरफ, माइनस पी एन डी जेड डी एस कॉस थीटा, और ये आपके पास आना चाहिए बराबर टू ज़ीरो। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसको हम लिखेंगे पी वाई डी एक्स डी जेड इज इक्वल्स टू पी एन डी जेड, और इसको लिखेंगे हम लोग डी एस कॉस थीटा। सीधी सी बात है कि डी जेड से डी जेड आसानी से कट जाएगा, और ज्योमेट्री से डी एस कॉस थीटा को हम लोग डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये डी एक्स से मैं दूसरे कलर से काट के दिखा देता हूँ, ये डी एक्स से ये डी एस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि पी वाई की वैल्यू पी एन के बराबर आएगी। तो ये भी पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो, तो यहाँ से पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर जो लग रहा है इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब ये जो है क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल थीटा, मतलब ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन। तो ये हमने मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया है, कुछ भी नहीं किया है। एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है वेज शेप का, उसके ऊपर स्टैटिक फ्लूइड है, तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। तो एक्स फोर्स में, एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करके ज़ीरो के बराबर रखा है, और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर रखा है। उसके बाद ये जो रिज़ल्ट निकल करके आया है ये आपके सामने है, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। तो आप इस बात को समझिए कि हमने ये दो पॉइंट प्रूफ कर दिए, डेट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। किसी भी डायरेक्शन में देख लो, जो मैग्नीट्यूड होगा प्रेशर का वो सेम होगा, और होगा क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन। द प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन, मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये था हमारे पास पास्कल का लॉ। ये जो तीसरा पॉइंट है ये जो थर्ड पॉइंट है, डेट इज द प्रेशर applied at any point in case of static fluid get transmitted equally throughout the fluid। इसको समझने के लिए एक फिजिकल एग्जाम्पल लेते हैं, और वो जो फिजिकल एग्जाम्पल है माय डियर, उसका नाम है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, इट इज नथिंग बट the application of Pascal's law only, okay, it is nothing but application of Pascal's law only। तो देखिए ये हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल्स लॉ को कैसे जस्टिफाई करती है। इसके लिए हम एक छोटा सा अरेंजमेंट आपको दिखाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक का पढ़ाया हुआ। देखिए,
ये देखिए, ये मैं एक छोटा सा अरेंजमेंट आपको बना करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में। इस तरीके से, तो ये मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। लेट अस से कि इस प्लेटफॉर्म का जो एरिया है माय डियर, ये है कैपिटल ए। ये क्या हो गया, इस स्केल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका एरिया है कैपिटल ए, और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसका एरिया है लेट अस से स्मॉल ए। ठीक है, तो माय डियर होता क्या है कि जब कार सर्विस सेंटर पे जाती है और कार के नीचे के हिस्से की जब सर्विस होनी होती है तो उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर चढ़ा करके उसको ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट बना कर दिखाता हूँ इस तरीके से, लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से पूरा एक फ्लूइड भरा हुआ है, डेट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक्चुअल में होता क्या है, जो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म होता है ना, जो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर तो हम लोग क्या कर देते हैं, कार को खड़ा कर देते हैं ऐसे। इस कार का कुछ ना कुछ फेट होगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होता है माय डियर, समझिए, मैं थोड़ा सा इसको, ये क्या हो गया, अब बेटर है। यहाँ पे समझिए क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेट अस से कैपिटल एफ फोर्स हमने इसको अप्लाई किया, तो ये जो कार है ये लिफ्ट हो जाती है। और मेरा बात को मान लो कि ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है, ये होता है बहुत ही छोटा इन कंपैरिजन टू द वेट ऑफ दिस कार। मतलब ये है कि हम छोटा फोर्स लगाएंगे F, और उस छोटे से फोर्स F से हम लार्ज वेट W को लिफ्ट करा देंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ऐसे कैसे करा देंगे भाई। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, तो मैकेनिकल एडवांटेज
इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। एफर्ट यानी कि किसी पर्टिकुलर लोड को ट्रांसमिट करने में आपने कितना एफर्ट लगाया, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। और जनरली हम ये चाहते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू हो ये ज़्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन 1 होती है जनरली। लेकिन एक बात यहाँ पे आप समझिए कि फॉर अ गिवन लोड जब आपका एफर्ट मिनिमम होगा तब मैकेनिकल एडवांटेज आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर अ गिवन लोड इफ़ योर एफर्ट इज मिनिमम टू रेज डेट लोड देन मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑटोमेटिकली कम ग्रेटर देन 1। और यही इंजीनियरिंग का होता है कंसेप्ट के किस तरीके से ऐसी डिज़ाइनिंग की जाए। लेकिन खैर वो सब बातें अभी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। अभी हम ये समझते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में ऐसा हो कैसे रहा है कि छोटा सा फोर्स स्मॉल एफ फोर्स लगाने पे, छोटा सा फोर्स एफ लगाने पे ये जो कार है ये कार लिफ्ट कर जा रही है। माय डियर, जब आप इस पिस्टन पे एफ फोर्स लगाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एफ से दिखाया है, तो माय डियर होता क्या है कि इसका अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ, अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ माय डियर, देखो ये जो पिस्टन है जिस पे कि हमने एफ फोर्स लगाया है, इसका एफ बी डी अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे जो इसको बैलेंस आउट कर रहा होगा, इसको कर रहा होगा फ्लूइड का प्रेशर। ठीक है, अब उस फ्लूइड प्रेशर की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा फ्लूइड का प्रेशर इनटू दिस एरिया डेट इज पी इनटू दिस एरिया डेट इज डॉट ए। तो यहाँ पे जो एफ फोर्स लगाने पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो हो रहा है कितना, एफ डिवाइडेड बाई ए। और पास्कल्स लॉ की जो थर्ड लाइन है वो ये है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड गेट्स ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द फ्लूइड। ठीक है जी, तो जितना प्रेशर आपने यहाँ लगाया है तो यही प्रेशर पूरा का पूरा, यही सेम प्रेशर पूरा का पूरा इस फ्लूइड से होता हुआ इस वाले प्लेटफॉर्म में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लग रहा होगा प्रेशर डेट इज एफ बाई स्मॉल ए, और एफ बाई स्मॉल ए प्रेशर ये वही प्रेशर है जो कि इस एफ फोर्स को लगाने से यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है। ये प्रेशर कैपिटल ए एरिया पे लग रहा है और ये बैलेंस कर रहा है डब्लू वेट की कार को। तो जाहिर सी बात है माय डियर कि ये डब्लू बाई ए जो होगा ये एफ अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। और यही क्या है, यही बता रहा है वैलिडिटी ऑफ पास्कल्स लॉ डेट व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट डेट इज एफ बाई ए गेट्स इक्वली ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड डेट इज डब्लू बाई ए। देखो यहाँ पे समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये है यहाँ पे कि हमने प्रेशर अप्लाई किया स्टैटिक फ्लूइड के अंदर और वो पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली थ्रू आउट द फ्लूइड। अब यहाँ पे बात आती है कि छोटा सा फोर्स लगा करके इतना ज़्यादा लोड लगा रहे हो। देखो जाहिर सी बात, देखो यहाँ पे जो हमने बात की थी मैकेनिकल एडवांटेज की वो था लोड वर्सेस एफर्ट। लोड है W और एफर्ट है आपका F। ठीक है, तो यहाँ से W अपॉन F को आप यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए। और जाहिर सी बात है कैपिटल ए इज लेसर देन स्मॉल ए, दिस इम्प्लाइज दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि क्या ऐसा करने से यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ वायलेट नहीं हो रहा है।
छोटा सा फोर्स लगा रहे हो और बड़ा लोड उठा दे रहे हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है डेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको समझने के लिए ये देखो, सबसे पहले MA क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है। मैकेनिकल एडवांटेज, क्लियर। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। और वो एनालिसिस क्या है कि मान लो ये लेफ्ट वाले पोर्शन पे ये जो पिस्टन है, इसको जब हमने F फोर्स लगाया था तो ये पिस्टन बाई अ डिस्टेंस स्मॉल x ट्रेवल कर गई थी नीचे की तरफ, ठीक है। और ये छोटा सा डिस्टेंस x जब ट्रेवल कर गई तो ये फोर्स लगाने पे मान लो ये जो कार थी ये लिफ्ट कर गई y, ये डिस्टेंस y, ये लिफ्ट कर गई y, ये डिस्टेंस y। मतलब यहाँ पे जितना फ्लूइड भरा हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम इधर शिफ्ट तो ही हो गया है, वॉल्यूम तो कंजर्व रहा ना। तो ये वाला जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा इस लिफ्ट का, इस वाले पिस्टन का एरिया इनटू जितना डिस्प्लेस हुआ वो। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो पिस्टन वाली साइड पे देखो जो वॉल्यूम था वो था स्मॉल a इंटू एक्स। तो यही वॉल्यूम तो ट्रांसमिट हो जाएगा जिसकी वजह से कार लिफ्ट करेगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट था वो था स्मॉल y, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया था वो कितना था, कैपिटल A। तो आप यहाँ से देखो कि स्मॉल a डिवाइडेड बाई कैपिटल A इज इक्वल्स टू y x, क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि जितना वर्क किसी बॉडी द्वारा किया जाएगा, मतलब जितना वर्क आप किसी ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो उतना ही वर्क वो गेन कर लेगा। रिगार्डिंग दैट लॉसेज आर निगलेक्टेड, मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क गेन। अगर लॉसेज हैं तो हीट के फॉर्म में हो सकते हैं, वो खैर थर्मोडाइनमिक्स में नहीं घुसना है हमको, यहाँ पे ये समझो। तो जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है कैपिटल F इंटू स्मॉल एक्स, और जो वर्क गेन हो रहा है वो हो रहा है कितना, डेट इज W इंटू स्मॉल वाई, ठीक है, W इंटू स्मॉल वाई। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम कैपिटल F अपॉन W को y x लिख सकते हैं, क्लियर है, इस तरीके से लिख लिया। और इस इक्वेशन से y x को लिखा जा सकता है स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, है ना। एक मैं इसको नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ, डेट इज F अपॉन W इज इक्वल्स टू स्मॉल a डिवाइडेड बाई कैपिटल A। और जाहिर सी बात है कि F अपॉन W भी स्मॉल a अपॉन कैपिटल A के बराबर है, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, डेट इज ऊपर की तरफ। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना बात। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जो y की वैल्यू है, देखो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में बढ़िया से आए। इसको मैं देखो इस तरीके से समझा देता हूँ, मैं y को x के टर्म में लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक ही चीज़ लिखी हुई है। ये हो गया W इंटू जो y है ये हो जाएगा स्मॉल a डिवाइड बाई कैपिटल A इंटू एक्स, ठीक है जी, क्लियर। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो W अपॉन A है ये स्मॉल f डिवाइडेड बाई A है, तो ये W अपॉन A को f डिवाइड बाई स्मॉल a इंटू A इंटू एक्स लिख सकते हैं, जिससे ये कट जाएंगे और ये fx के बराबर ही रहेगा। ये मैंने आपको दे दिया कैसा वाला प्रूफ, ये मैंने आपको दे दिया मैथमेटिकल प्रूफ। इसको
वैसे भी समझ सकते हो कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन है वो कैसे वैलिड है। देखो ये तो आपको मैंने मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया कि देखो जितना वर्क डन किया उतना ही वर्क में गेन आया और एनर्जी हमारी कंजर्व रही। लेकिन आप चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को देखो। जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि y अपॉन एक्स जो आया था ये आया था स्मॉल ए डिवाइड बाई कैपिटल ए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कैपिटल ए जो है वो बड़ा है इन केस ऑफ स्मॉल ए, तो यहाँ पे y इज़ लेस देन x होगा। मतलब ये वाला पिस्टन ज़्यादा दूरी कवर करेगा और ये वाला प्लेटफॉर्म कम दूरी कवर करेगा। तो जाहिर सी बात है माय डियर, वर्क डन जो होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपने लोड कम लगाया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, और यही वर्क डन जो होता है डेट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इधर जो फोर्स है वो है W और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है y, यहाँ पे W ज़्यादा है और y कम है। तो कुल मिलाकर के जो दोनों का प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन ऑब्जर्व डेट अ स्मॉल फोर्स कैपिटल F is lifting a larger weight W, but the conservation of energy is not violated because the smaller force moves by a larger distance say x, but the weight W moves by a smaller distance y. Hence work done in both the case is same. Clear? अब यहाँ पे कुछ बच्चों को दूसरा डाउट, ये तो मैंने आपको बता दिया हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को एक डाउट और आता है, वो ये आता है कि क्या सर ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ, देखो दूसरे पेन से दिखाते हैं। जो दूसरा डाउट यहाँ से बच्चों को निकल करके आता है वो ये आता है कि सर जब ये फोर्स F लगाएंगे तो क्या फ्लूइड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा क्या यहाँ से यहाँ पे। तो ये बात एक कॉमन डाउट है जो कि बच्चों के दिमाग में आती है कि जब हम इस पिस्टन पे F फोर्स ये लगा रहे हैं तो क्या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो हो जा रहा है क्या। भाई फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा है, इस बात को समझ लो। फ्लूइड के फ्लो को होने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फ्लूइड का फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स होता है और हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा ज़रूर जब भी फ्लूइड का फ्लो होगा। यहाँ पे ये जो फ्लूइड है ये एज अ ट्रांसमिशन लिंक का काम कर रहा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फ्लूइड लिंक, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड लिंक का काम कर रहा है, मतलब मोशन को ही ट्रांसमिट कर रहा है, खुद फ्लो नहीं हो रहा है। भाई ये फ्लूइड लिंक क्या होती है, जब थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको प्रेशर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से लगी होगी। तो आज हमने क्या किया इस लेक्चर में, प्रेशर मेजरमेंट का एक फिजिकल डेफिनेशन देखा कि किस तरीके से प्रेशर को डिफाइन किया जाता है, प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा, यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया, टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में देखा जिसमें हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर के बारे में और एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि हमेशा जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। उससे रिलेटेड हमने दो न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे देखे, एक ये वाला और एक ये वाला। और शायद आपको एक न्यूमेरिकल और याद आ रहा हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में करवाया था कि एक ट्यूब थी ऑयल के अंदर डूबी हुई थी कुछ डिस्टेंस पे, और यहाँ पे जो एयर का बबल बन रहा था उसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कुछ होगा, और तो करस्पॉन्डिंग इसने क्या पूछा था, इसका सरफेस टेंशन पूछा था इस ऑयल का। तो आपको याद है जब हमने प्रेशर की बात की थी तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस के नीचे जो प्रेशर था ρgh वो कंसीडर किया था। सेम चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है वही। तो
मेन जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, इसको स्टार मार्क कर लो। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पास्कल लॉ को डिफाइन किया। आई होप आपको पास्कल लॉ समझ में आया। फिर हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, प्रेशर मेजरमेंट में ही अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और वहाँ पे फिर हम देखेंगे प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, ठीक है, प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ। फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्लूइड कॉलम की, और फिर वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ एयर कंसीडरिंग एयर टू बी द आइडियल गैस। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर बस यहीं तक। कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमसे इस कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।